तो चलिए अब हम लोग आगे तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि अब आपकी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रखी है कक्षपाल की, और बहुत जल्द आपको मिनिमम टू मिनिमम 60 टू 70 डेज आपके पास है इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। तो साइंस में आप सभी को पता है, एक बार इसको ध्यान देते रहना है भाई, हमेशा ही इसको ध्यान में रखना है। साइंस और मैथ्स 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। जहां आपको इस 30 क्वेश्चन में ये 10 में 10 करने हैं, यहां बहुत कम से कम हुआ। तो भाई मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं और जितना मैं कर रहा हूं, जो वो स्टूडेंट एक एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, वो 20 में 20 करके आएंगे, ठीक है। और बाकी उसके बावजूद भी आप अगर थोड़ी बहुत भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हम एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे या मुझे चीज़ों की जानकारी है, तो फिर 15-16 में रुक जाएंगे आप, ये भी याद रखना। लेकिन बहुत कम से कम भी अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप 18 क्वेश्चन तो सही कर ही लेंगे, अगर मेरे साथ हर एक चीज़ को फॉलो किए हैं, नोट्स को पढ़े हैं तो। बाकी 50 क्वेश्चन में मैंने कहा 40 प्लस का टारगेट होगा। इस 40 में हम लोग बहुत कोशिश करेंगे 32-33 अचीव करने के लिए, बहुत अच्छा स्कोर होगा ये। तो चलिए भाई, साइंस का अब हम लोग जैसे, अच्छा एक चीज को ये भी ध्यान रखना है कि अभी ये आगामी दिनों में ये सारी वैकेंसी के लिए ये सारे क्लासेस इंपॉर्टेंट है। मैं जो क्लास का जो स्टैंडर्ड रखा हूँ भाई, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपकी जीके का सेक्शन हो, चाहे आपका झारखंड जीके का सेक्शन हो, हर एग्जाम को ये आपका कवर कर रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर से हीट एंड टेम्परेचर का आपको कोई भी टॉपिक अलग से पढ़ने की आवश्यकताएं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेंगे। यूट्यूब पे भी मैं अभी एज अ डेमो बहुत सारी क्लासेस ला रहा हूँ, और जो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, फोकस स्टडी विद अभी, ये नंबर आपको गिवन है अगर कोई भी डाउट है। और सबसे बेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप बैच को ज्वाइन करें वो है आपका मास्टर बैच, ठीक है माई। मास्टर बैच कहने का मतलब है कि जेएसएससी प्रीलिम्स के जितने भी एग्जामिनेशन हैं, हालांकि कक्षपाल में तो एक ही पेपर होने वाला, तो सिलेबस सेम ही है, तो हर एक एग्जामिनेशन आपका इस मास्टर बैच में कवर हो जाएगा, ठीक है। और एकदम हैंड रिटन कंटेंट आपको रहेगा, बहुत तरीके से चीज़ों को समझाते हुए हर एक टॉपिक को। तो चलिए, हीट एंड टेम्परेचर में मैंने आपको पहले बताया भी था कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, तो एक बार हम लोग पहले सिलेबस को ध्यान दे देते हैं, ठीक है भाई। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपको बैनर यहाँ पे दिख भी रहा होगा बैच का, जेएसएससी प्रीलिम्स मास्टर बैच, कॉन्टेक्ट डिटेल है, कोई डाउट है तो और ये नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये हम लोगों का सिलेबस है, ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर का, जिसको हम लोगों ने टेम्परेचर स्केल को कवर कर लिया, ठीक है, थ्योरी कवर कर लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे हीट के बारे में, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के बारे में। चलिए भाई, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर स्केल के अभी हम लोगों को न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो साथ में एक साथ करेंगे। आज पहले हम लोग थोड़ा और थ्योरी को पढ़ लेते हैं अच्छे से समझते हुए। तो चलिए, सबसे पहले एक चीज़ को मुझे बतलाइएगा। देखिए, टेम्परेचर स्केल मैंने आपका कवर कर दिया है ना, चाहे वो आपका डिग्री सेल्सियस स्केल हो, चाहे वो आपका केल्विन स्केल हो, या फिर आपका मैंने फ़ारेनहाइट स्केल का भी कंसेप्ट दिया था, ठीक है। बाकी रोमर स्केल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और रैंकाइन स्केल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने चीज़ें आपको बतलाई थी। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं हीट के बारे में। देखिए, हीट जब आपके माइंड में आता है तो आपको क्या समझ में आता है? हीट कह लें तो यानी कि हिंदी में इसको हम लोग ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने एक गिलास में पानी रखा है, ठीक है, इस एक गिलास में मैंने पानी इसमें भर रखा है। अब इसको मैंने हीटर पे चढ़ा दिया मेरे भाई, ठीक है, हीटर में चढ़ा दिया है, तो अब इसको क्या मिलेगा? हीट मिलेगा, ठीक है। तो अब इस पानी का जो तापमान, पहले जो तापमान था, टेम्परेचर 1 जो था, वो था आपका 10 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही मैंने इसमें हीट दिया तो अब इसका तापमान आपको क्या देखने को मिलेगा? 11 डिग्री सेल्सियस, कुछ समय के बाद 12 डिग्री सेल्सियस, कुछ समय के बाद 13 डिग्री सेल्सियस, है ना। ऐसे क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करते चला जाएगा। समझ में आया? यही हमें जनरली, ये भी हमें इतना चीज़, हमें तो बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं कि अगर हम कोई भी वस्तु को ऊष्मा प्रदान करते हैं तो वो उस वस्तु का क्या करता है? तापमान को इंक्रीज कर देता है ना। तो अगर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बताइएगा क्या ये सेंटेंस सही है? हीट ऑलवेज इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, हीट जो होता है वो ऑलवेज इंक्रीज करता है टेम्परेचर को। बताइए क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, हीट मे और मे नॉट बी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो क्या ये सही होगा स्टेटमेंट? तो बिल्कुल सही होगा।
अब आप कहेंगे कैसे सर, यहाँ आपने लिखा है हीट ऑलवेज इंक्रीज द टेम्परेचर, और आपने यहाँ हीट दिया तो टेम्परेचर तो इंक्रीज करते ही चला गया है। ये स्टेटमेंट गलत कैसे, और ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मैं हीट दूं मे नॉट बी इंक्रीजर, और मैं हीट दूं और उसके बावजूद भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज ना करे, ये कैसे हो सकता है? तो चलिए पहले इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए मैंने 2 बीकर लिया है, ठीक है, और इस दोनों बीकर में मैंने क्या कर दिया भाई, पानी रखा है, ध्यान दीजिएगा समझिएगा, और इसको मैंने हीट यहाँ से प्रोवाइड कर दिया, ठीक है मेरे भाई। चलिए साहब, अब इसका अगर तापमान हम लोग देख लें तो इसके तापमान की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। कैसे पता चला सर आपको 10 डिग्री सेल्सियस? तो हमने भैया एक थर्मामीटर लाया था, ठीक है। हमने क्या किया भाई, थर्मामीटर लाया, और इस थर्मामीटर को जब इसके अंदर डाला तो हमें तापमान कितना दिखा, 10 डिग्री सेल्सियस दिखा। और इसके बाद जब मैंने हीट दिया तो इसके बाद मुझे क्या देखने को मिल रहा है, इसके बाद मुझे देखने को ये मिल रहा है कि इसके अंदर जो पानी था, इस पानी को जब हीट मिला तो इसको जब मैं थर्मामीटर डाल करके जब देखा, ठीक है, थर्मामीटर डाल करके जब देखा तो यहाँ पर तापमान मुझे कितना दिखा भाई, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इसका मतलब ये कि ये जो आपने हीट प्रोवाइड किया, यानी ये जो आप हीट जो प्रोवाइड किया, इसने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया सर, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा जो मैं बातें कर रहा हूं कि वो ऊष्मा, ठीक है, वो ऊष्मा जो किसी भी पदार्थ की तापमान को, ठीक है ना, वो ऊष्मा जो किसी भी पदार्थ के तापमान को क्या कर दे, चेंज कर दे या परिवर्तित कर दे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट अवेलेबल है, आपका नोट्स में लिखा हुआ, ठीक है। वो ऊष्मा जो किसी भी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन ला दे, तो उस ऊष्मा को हम लोग क्या नाम देते हैं, उस ऊष्मा को हम लोग कहते हैं संवेदनीय ऊष्मा, ठीक है। यानी इंग्लिश में कहेंगे कि दैट हीट विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस और मैटर या मटेरियल, दैट हीट इज कॉल्ड सेंसिबल हीट, ठीक है, सेंसिबल हीट। यानी ये वो हीट है जो आप प्रदान कर रहे होंगे किसी भी मैटर पे या मटेरियल पे, तो वो उस बॉडी का टेम्परेचर को क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा होगा। वैसे ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं सर, संवेदनीय ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा केस ध्यान से देखिएगा, मैंने एक बीकर ले लिया है, ठीक है भाई। अब इस छोटा ले लिया जाए, चलिए भाई, यहाँ पे ध्यान देना है। अब आपको क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैंने क्या किया है, बर्फ लिया, ठीक है। 10 बर्फ के टुकड़े होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है भाई। अब मैंने थर्मामीटर जब लगाया और इसका जब टेम्परेचर मैंने रीडिंग लिया, ठीक है, तो टेम्परेचर जब मैंने रीडिंग लिया तो इसका टेम्परेचर मुझे कितना दिख रहा है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने सोचा कि भैया चलो मैं इसको क्या करता हूँ, हीट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको क्या किया भाई, हीट दे दिया। अब मैंने हीट दिया तो ध्यान से देखिएगा, येलो कलर जो मैं बना रहा हूँ, पहला जो बर्फ है आइस है, दूसरा जो आइस है, तीसरा आइस, जो चौथा आइस, जो पांचवा आइस है। मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा आइस जो है, कुछ समय के बाद क्या देखने को मिला, ये पिघल चुका था। यानी मैं अगर इसके फिगर को बना करके यहाँ पर दिखाऊं इस प्रकार से, तो यहाँ पे आपको जो ऊपर का जो टुकड़ा बर्फ का दिख रहा है, यानी कि ग्रीन कलर से, ये जो 5 टुकड़े हैं ये अभी पिघले नहीं थे, ठीक है। तो ये 5 टुकड़ा मैंने बना दे रहा हूँ, 3 4 5, और इसमें क्या है भाई, ये जो 5 टुकड़े जो पिघल गए थे, इसमें क्या थे भाई, पानी थे, ठीक है, इसमें क्या थे, पानी थे। यानी कुल मिलाकर के अब ये क्या, इसके अंदर क्या उपस्थित है, एक घोल उपस्थित है। यानी इसके अंदर क्या उपस्थित है सर, एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका सर, आइस का और वाटर का, है ना मेरे भाई, क्योंकि सारा बर्फ अभी पिघला नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं अगर थर्मामीटर ला करके चेक करूँ इसका तापमान कितना है, हमें बताइएगा सर, ठीक है। तो अभी भी मुझे तापमान कितना दिखा, 0 डिग्री सेल्सियस। हालांकि आपने हीट दिया, इसके बाद भी तापमान चेंज नहीं हुआ। अब कुछ समय के बाद फिर से आपने क्या किया सर, हीट आपने देना जारी रखा, और फाइनली ये जो पांचों के पांचों जो बर्फ के टुकड़े जो थे, जो अभी तक पिघले नहीं थे, वो पूरी तरह से पिघल चुके थे। यानी कि 10 के 10 बर्फ के टुकड़े पिघल चुके थे, किसमें आ चुके थे, पानी में, ठीक है। यानी इसमें अभी आपने फिर से हीट दिया, ये पांचों टुकड़े पिघल गए। और अब आप जब थर्मामीटर ला करके देखें तो इस केस में अभी आपको क्या मिल रहा था, अभी भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही मिल रहा था, ठीक है। लेकिन फिर जैसे ही आपने इसको हीट दे दिया ना, उसके बाद अब आपको देखने को मिल गया कि इस पानी का तापमान अब आपको बढ़ता हुआ दिखने को मिल रहा है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस।
अब समझिएगा सर, देखिए यहाँ आपने हीट दिया, यहाँ भी आपने हीट दिया, लेकिन तापमान क्या है आपका कांस्टेंट है। क्या तापमान चेंज हुआ? यहाँ भी आपने हीट दिया तो अभी भी आपका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। तो मैंने कहा ना, हीट मे और मे नॉट बी इंक्रीज द टेम्परेचर। ऊष्मा जो होती है वो या तो जरूरी नहीं है कि उस पदार्थ के तापमान को बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, बढ़ा सकती है, नहीं भी बढ़ा सकती है। जैसे कि ये केस आपने देख लिया, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, ये पहला केस आपको दिख रहा था, ये दूसरा केस दिख रहा है, ये तीसरा केस दिख रहा है। ये तीनों केस में आपको क्या दिख रहा था? यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या था? आपका आइस था, और ये पूरा बर्फ पिघल गया, अभी भी पानी के फॉर्म में था, तो इस पानी का भी तापमान कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो देखिए तापमान कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ भी तापमान क्या है सर? 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर क्या है सर? कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अगर आइस की बात कर ले तो ये कौन से स्टेट में है सर? सॉलिड स्टेट में है। और पानी की बात कर ले तो ये कौन सी स्टेट में है सर? तो ये लिक्विड स्टेट में है। तो अभी यहां अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहां पर क्या चेंज हो रहा है? तो यहां पर इसकी स्टेट चेंज हो रही है। मतलब वो ऊष्मा, ठीक है, वो ऊष्मा, एक मिनट मेरे भाई, वो ऊष्मा जो किसी पदार्थ के स्टेट को चेंज कर दे विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, दैट ऊष्मा इज कॉल्ड लैटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा। तो इस ऊष्मा को हम लोग क्या नाम देते हैं सर? गुप्त ऊष्मा या छिपी हुई ऊष्मा, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं लैटेंट हीट। अब आपके मन में डाउट आ रहा, देखिए कोई डाउट नहीं रहना भाई, नाम में सारी चीजें छुपी हुई, गुप्त हो गया, लैटेंट हीट है। गुप्त हो जाना मतलब क्या? तो देखिए जो आपने ये हीट दिया ना, ये हीट क्या है भाई? इस थर्मामीटर से क्या हो गई भाई? छुप गई है। और छुप इस गई है तभी तो ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा, यहां पर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा। लेकिन इस केस में क्या है भाई? ये जो ऊष्मा आपने दिया, ये थर्मामीटर इसको पकड़ लिया, इसलिए देखिए इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दिखाया। तो वो ऊष्मा जिससे, जो थर्मामीटर से छुप नहीं पाया, उसको हमने क्या कहा भाई? सेंसिबल हीट। यानी कि वो ऊष्मा जो किसी भी पदार्थ के तापमान में क्या कर दे? वृद्धि ला दे या चेंज ला दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंसिबल हीट कहते हैं। और वो ऊष्मा जो किसी भी पदार्थ के स्टेट को चेंज करने में योगदान दे विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, यानी उसके तापमान में कोई भी बदलाव नहीं लाएगी, केवल उसके स्टेट, उसकी अवस्था में परिवर्तन ला रहा होगा, तो उस ऊष्मा को हम लोग क्या कहेंगे सर? उस ऊष्मा को हम लोग गुप्त ऊष्मा यानी कि लैटेंट हीट का नाम देते हैं। अब आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको एक जगह, आपको पहले अपने कंटेंट में आते हैं, जो आपको सारी चीजें यहाँ लिखी भी गई है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सारी चीजें एकदम डायग्राम नोट्स में, मतलब क्लास अगर आप देख लिए, नोट्स आपको तो बनाने की जरूरत नहीं है, प्रिंट आउट कर लेना, एकदम अच्छे से शानदार वे में चीजों को समझा समझा करके यहाँ लिख दिया गया, डायग्राम बना करके। मतलब जितनी चीजें क्लासेस में बताई जा रही है ना, वो हर एक चीज आपका नोट्स में मिल जाएगा बिना आपके लिखे हुए। और कुछ ऐसी लगे चीजें तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। सेंसिबल हीट यानी कि संवेदनीय ऊष्मा किसको कहते हैं? जिस हीट को देने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सेंसिबल हीट कहते हैं, ठीक है। द हीट गिवन बाय विच टेम्परेचर इंक्रीज इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। ये आपको एग्जांपल था, 10 डिग्री सेल्सियस पानी था, हीट देने के बाद पानी का तापमान 11, 12, 13, 14, 15 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होते चला गया। तो इस ऊष्मा को क्या का नाम दे दिया गया? सेंसिबल हीट का नाम दे दिया गया। लैटेंट हीट क्या होता है? गुप्त ऊष्मा, नाम में आ गया, गुप्त है यानी कि छुप गई है, छिपी हुई ऊष्मा है। किससे छिप गई है भाई? थर्मामीटर से छिप गई है। तो जिस हीट को देने से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, उस ऊष्मा को लैटेंट हीट कहते हैं। द हीट गिवन बाय विच टेम्परेचर डज नॉट चेंज, ओनली इट चेंज स्टेट, द हीट इज कॉल्ड लैटेंट हीट, है ना। तो यहाँ पे आपका देखिएगा एग्जाम्पल मैंने दिया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आपके आइस हैं, आपने हीट दिया, हीट देने के बाद जब ये सारे के सारे आइस पिघल गए, पानी में चेंज हो गया, तो भी उस पानी का तापमान कितना दिखा उस समय? देखिए जब आपके घर में ना जो आइस, जो क्यूब वाला जो ये होता है, प्लेट जो होता है, उसको जब आप पिघलाइएगा सारे के सारे, और जैसे सारे पिघल जाएंगे, उस पानी का जो टेम्परेचर देखेंगे ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब आइस था तब भी 0 डिग्री सेल्सियस, और जब सारा पिघल गया पानी तब भी। फिर कुछ देर के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। समझ में आया? तो ये जो आपका ऊष्मा था, यानी कि जो गुप्त ऊष्मा था, वो कर क्या रहा था? वो उसके स्टेट को चेंज करने का काम कर रहा था। समझ में आया? देखिए मैं आपको फिजिक्स में, अगर आप बैच में होंगे तो मैंने मैटर चैप्टर पढ़ाया था, उसमें 14 से 16 क्लास, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, या तो 14 या तो 16 क्लास है, उसमें मैंने बड़े डिटेल से समझाया था स्टेट के बारे में। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? ये आइस है सॉलिड स्टेट में, है ना,
और ये जो आपका गुप्त ऊष्मा था, ये जो लेटेंट हीट था, इसने क्या किया, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था, इसको क्या कर दिया भाई, पानी में कन्वर्ट कर दिया। और इसका भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसने क्या कर दिया, लिक्विड में, यानी कि स्टेट को चेंज कर दिया। स्टेट चेंज करने का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सर मैटर कहते हैं किसको। तो मैटर किसको कहते हैं सर, जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। अब पदार्थ हम कैसे पता करेंगे कोई पदार्थ है भी या नहीं है भाई। तो भाई उसके लिए मैंने 2 कंडीशन बताए थे क्लास में, कि एक तो उसका अपना क्या होगा, कुछ मास यानी कि भार होगा, और दूसरा वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा। ठीक है भाई। तो अब देखिए, ये जो सॉलिड है ये क्या है भाई, एक मैटर है। आइस की अगर बात कर ले मेरे भाई, तो ये क्या है, एक मैटर है कि नहीं भाई, क्योंकि ये एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और इसका अपना एक भार है। तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होंगे। अब ये जो छोटे छोटे जो कण थे, इसके प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। और इसके जब प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया जा रहा है, किसके प्रॉपर्टीज को, किसके गुण को चेंज किया जा रहा है, सॉलिड स्टेट में जो उपस्थित जो कण है, जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कण है, उसके प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया जाता है। और उसको चेंज करके किसमें ले आ जा रहा है, जो लिक्विड में उपस्थित जो कण के जो पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें चेंज कर दिया जा रहा है। समझ में आ रहा। अब वो कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि उसके काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया जा रहा है। अब जैसे कि सॉलिड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, 0 है, लेकिन लिक्विड स्टेट में यहां पर क्या आ जा रहा है भाई, कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जा रहा है पार्टिकल्स के पास। उसके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो क्या थे, सॉलिड स्टेट में काफी क्लोज थे, एकदम 0 थे, नग्न थे। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आ जा रहा है, यानी कि कोशिकाओं के, यानी कि जो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है थोड़ा सा आ जा रहा है। यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स जो लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग है, यहाँ पर वीक कर दिया जा रहा है। ये सारे प्रॉपर्टीज चेंज हो रहे हैं। याद आ रहा है ना वो सारे क्लासेस मैटर, क्योंकि आगे मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि यहां से ये सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे कि जब गैस से लिक्विड बन रहा है तो कौन से कंडीशन सही हो रहे हैं, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, या लो टेम्परेचर या हाई प्रेशर। तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे बताइएगा। तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो यहाँ पे स्टेट में चेंज आ रहा है, लेकिन तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा का कंसेप्ट क्लियर हुआ। गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं, वो ऊष्मा जो किसी भी पदार्थ के स्टेट को चेंज करने का काम करती है और उसके तापमान में कोई भी बिना परिवर्तन लाए हुए। ठीक है। सेंसिबल हीट क्या होती है सर, सेंसिबल हीट हम उस हीट को कहते हैं जो किसी भी पदार्थ के तापमान को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये एक ग्राफ, इस ग्राफ को पहले समझेंगे, फिर हम लोग आएंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में समझने के लिए। तो चलिए पहले हम लोग आते हैं, इसके बारे आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब मैं 2 चीजों को पहले यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। हीट में मैंने, देखिए 3 चीजें आपको हीट में पढ़नी है। ठीक है। एक आपको पढ़ना है सेंसिबल हीट, ठीक है, सेंसिबल हीट। इसी सेंसिबल हीट का ही पार्ट होता है आपका स्पेसिफिक हीट, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह लीजिए, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है। और ये पहला हो गया हीट, और दूसरा, 2 ही पार्ट होते हैं, क्योंकि इसी का सेंसिबल हीट का ही पार्ट है आपका स्पेसिफिक हीट, और दूसरा है आपका लेटेंट हीट। ठीक है। यानी जिसको आप क्या कहते हैं सर, गुप्त ऊष्मा। ठीक है। जिसको आप क्या कहते हैं सर, गुप्त ऊष्मा। सेंसिबल हीट को क्या कहते हैं हिंदी में, मैंने अभी बताया था आपको, संवेदनीय ऊष्मा। ठीक है। संवेदनीय ऊष्मा। तो भाई एक बात बतलाइए, सेंसिबल हीट की जब मैं अगर बात कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा होगा भाई, यहाँ पर टेम्परेचर आपका बॉडी का क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, टेम्परेचर क्या होगा सर, यहाँ पर चेंज हो रहा होगा, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है। और लेटेंट हीट के केस में क्या होता है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। क्या होता है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। क्या होता है, केवल स्टेट में चेंज आ जाता है, यानी स्टेट क्या हो जाता है आपका, चेंज कर जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत, यानी अगर आपसे मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो बर्फ का जो टुकड़ा है सर, ठीक है, इसको जब आप हीट दे रहे थे, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ था, और जब ये पिघला भी पूरे पानी में, जब पिघल गया तो अभी भी इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। ये आपका सॉलिड स्टेट में है और ये आपका लिक्विड स्टेट में है। तो ये हीट आखिर गई कहाँ, तो ये हीट कहाँ गई, इस बर्फ में जो छोटे छोटे जो पार्टिकल थे उसके गुण को परिवर्तन करने का काम कर रही थी। वो गुण को परिवर्तन करके किस में चेंज कर दिया, लिक्विड के जो पार्टिकल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें चेंज कर दिया। ठीक है। और ये जो आपका जो लेटेंट हीट है ना, किस फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफर होता है या किस फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। समझिएगा, देखिए
जैसे कि आपके पास यहाँ पर ये सब क्वेश्चन है, मैं इसलिए यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं आपको अभी सारे क्वेश्चन दिखलाऊंगा अभी, ठीक है, इस क्लास में तो नहीं, अगले क्लास में ही। देखिए जब इसमें आपने हीट दिया, इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, पानी है ये आपके अंदर, यहाँ पे बोतल के अंदर, जब आप हीट दे रहे हैं ना तो इसके जो पार्टिकल्स में क्या हो रहा है भाई, ये इधर इधर भाग रहा है, ठीक है। तो भाई भागने के कारण क्या हो रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है, टकराव होने के कारण गर्मी उत्पन्न हो रही है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 11 डिग्री सेल्सियस 12 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि सेंसिबल हीट क्या करेगा भाई, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख ले, जो आपका लेटेंट हीट है ये तो टेम्परेचर इंक्रीज कर ही नहीं रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या चेंज होगा, नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ऊर्जा, आप हीट जो दे रहे हैं वो हीट क्या है, एक ऊर्जा है, उष्मा है, एनर्जी है। और आपको पता है बचपन से आप पढ़ रहे हैं कि उष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा रहा है। तो ये जो लेटेंट हीट दे रहे हैं, जब यहाँ पे, अब जैसे कि ये सेंसिबल हीट दिया आपने, जो ये सेंसिबल हीट जो आपने दिया, ये किस में चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। इसके पार्टिकल्स में क्या आ रहा है भाई, गति आ रहा ना, काइनेटिक एनर्जी, एक दूसरे से टकराव हो रहा, वाइब्रेशन हो रही है, जिसके कारण गर्मी उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये सेंसिबल हीट किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन जब आप लेटेंट हीट दिए तो यहाँ पे तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सर, जीरो होगा। तो ये लेटेंट हीट किस फॉर्म में चेंज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल, ये भी आपका क्वेश्चन है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कब, जब बर्फ से पानी में जाएगा, और जब पानी से बर्फ बन रहा होगा तो बताइएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वहां पे घटेगा, क्योंकि यहां से क्या होगा, ऊष्मा निकाला जाएगा पानी से, तब जाकर के इसको बर्फ बनाया जाएगा। हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे इन सारे क्वेश्चन पे भी। अभी मैंने आपके बस दिमाग में ये चीजें बैठा दी है, क्योंकि वो क्वेश्चन जब करेंगे तो उसको अच्छे से वहां पे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाऊंगा। ये हो गया। अब मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूं, इस ग्राफ को ध्यान से समझना है। इस ग्राफ में बहुत सारी चीजें छुपी हुई होगी, ठीक है मेरा भाई, इस ग्राफ में बहुत सारी चीजें छुपी हुई होगी। चलिए इस ग्राफ को आप समझिएगा, इस ग्राफ को ध्यान पूर्वक देखिएगा। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस पे आपको जो दिख रहा है वो है आपका हीट, यहां पर लिया गया है, ठीक है, और इधर है आपका टेम्परेचर। चलिए साहब, ठीक है। अब मैं एक आइस ले रहा हूं, ठीक है, जिसका तापमान है -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको क्या क्या हूँ भाई, देखिएगा, हीट देते चला गया। देखिए यहाँ से इस प्रकार से, देखिए हीट देते जा रहा हूँ ना मैं, मेरे भाई हीट देते जा रहा हूँ कि नहीं, पहले ये बताइए। आपका 5 जूल हो गया, 10 जूल हो गया, 15 जूल, हीट देते गया हूँ। तो हीट देने से क्या हो रहा है, इसका तापमान क्या होगा, घटेगा। -10 से क्या होगा, देखिए -10 से -9 -8 -7 -6 करते करते यहाँ पे क्या आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। एक मिनट मेरे भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये हो गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपको डॉट 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 लाइन, ये हो गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस। यानी अभी एक बात बतलाइए, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये अभी कौन से फॉर्म में होगा सर, आइस फॉर्म में ही होगा, ठीक है। इसके बाद भी आपने हीट दिया, लेकिन आप जब हीट दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपने हीट दिया, मान के चलिए ये आपका 100 जूल रहा, तो ये 110 जूल, ये आप हीट देते गए। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये जो आइस था ये पूरा चेंज हो गया अब किसमें, पानी में। तो भाई पानी में चेंज हो गया, अब ये पानी में तो चेंज हो गया, लेकिन इसका तापमान कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखेंगे तो ये कितना दिखा रहा है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही, ठीक है सर। तो अब एक बात बतलाइएगा, इसको मैं अब यहाँ हटा रहा हूं, ये जो आप उष्मा दिए हैं ये कौन सी उष्मा है, सेंसिबल हीट है या लेटेंट हीट है, खुद से सोचिए। सेंसिबल हीट क्या करता है सर, टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, टेम्परेचर चेंज कर देता है। तो सर ये देखिए -10 से कितना टेम्परेचर हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ये कौन सी हीट थी सर, ये सेंसिबल हीट थी। अब हमें ये बताइए कि ये कौन सा हीट था आपका, ये आपका लेटेंट हीट था। क्यों सर, क्योंकि यहां पर देखेंगे तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यहां भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन लेटेंट हीट स्टेट को चेंज करता है। तो देखिए आइस सॉलिड स्टेट में था, इसको लिक्विड स्टेट में चेंज कर दिया। तो कौन सा लेटेंट हीट है सर, ये सॉरी ये कौन सा हीट है सर, तो ये लेटेंट हीट है। फिर आपने हीट दिया तो अब ये पानी गर्म होते चला गया, गर्म होते होते ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे इसको दिखा दूं इस वाई एक्सिस पे, तो ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया भाई, पानी पहुंच चुका है, ठीक है।
100 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी पहुंच चुका। फिर आपने इसको, अच्छा एक बात बताइएगा, अभी यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा हीट होगा, तो सेंसिबल हीट। अब आपको समझ में आ गया सेंसिबल हीट क्यों, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। फिर इसके बाद अगर आपने हीट दिया तो क्या हो गया सर, देखेंगे तो भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, लेकिन अब ये पानी भाप में बदल चुका है, यानी स्टेट चेंज हो गया है। तो मेरे भाई अगर स्टेट चेंज हो गया है तो बताइए कौन सा हीट होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो आपका लेटेंट हीट होगा, ठीक है। और फिर फर्दर अगर आप हीट दिए हैं तो अब इसका तापमान बढ़ेगा, अब जो भी इसका बढ़ना होगा तो मान के चलिए 120 130, तो ये कौन सा हीट होगा, तो सर ये सेंसिबल हीट कहलाएगा, ठीक है। अब समझिए ध्यान से फिर से एक बार, मैंने एक बर्फ लिया, बर्फ का टुकड़ा जो लिया था उसका टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मैंने उसको हीट देते चला गया, जैसे जैसे मैंने हीट दिया, ठीक है, ये देखिएगा, ये मैंने हीट दिया तो इसका तापमान क्या हुआ भाई, तापमान क्या हुआ, बढ़ते चला गया, -10 से कहाँ आ गया भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, है ना, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर चेंज कर गया, और अगर टेम्परेचर चेंज कर गया तो उस हीट को क्या नाम देंगे भाई, सेंसिबल हीट। जब 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे आइस पहुंचा तो अब उसको हम जब हीट दे रहे थे, तो हीट देने के बाद ये जो आइस था, ये आइस अपना स्टेट चेंज करने लग गया, किस स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में। टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो अब ये कौन सा हीट हो गया सर, लेटेंट हीट हो गया, ठीक है। फिर से मैंने हीट दिया उस पानी को, तब टेम्परेचर इंक्रीज करने लग गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो कौन सा हीट हो गया सर, सेंसिबल हीट हो गया। फिर से पानी 100 डिग्री सेल्सियस तो अब उबलने लग गया, उबलने लग गया यानी कि अब वो भाप में चेंज करने लग गया, यानी स्टेट चेंज करने लग गया भाई, कौन सा स्टेट में पहुंच गया है, ये आपका गैसियस स्टेट में पहुंच चुका, ठीक है। और तापमान कांस्टेंट है तो कौन सा हीट हो गया सर, लेटेंट हीट हो गया। और फिर आप अगर आगे हीट देते चले गए तो वो सेंसिबल हीट है। अब डाउट यहां पर ये है सर कि लेटेंट हीट यहां पर भी है, लेटेंट हीट यहां पर भी है, मतलब हमें यहां समझना होगा ध्यान से कि अब इन दोनों के बीच में कौन सी लेटेंट हीट की बात हो रही है। आइस का पानी में, मतलब ऐसा समझिए, आइस का पानी में लेटेंट हीट, या पानी का भाप में या गैस में लेटेंट हीट, कौन सा हीट की बात हो रही है, कैसे समझेंगे सर, हमें ये तो बाइफरकेट कैसे करना सीखना होगा। तो समझिए, ये जो लेटेंट हीट है आपका, इसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि इसे कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, यानी ये आइस क्या हो रहा है भाई, गल रहा है ना पानी में, समझिए, तो इसको हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। और यहाँ पानी क्या चेंज हो रहा है भाई, गैस में चेंज हो रहा है, यानी कि इसे हम लोग कहेंगे क्या, इसे कहेंगे हम लोग वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन यानी कि वाष्प में बदल रहा, पानी वाष्प में बदल रहा, या फिर बोल सकते हैं इसको वेपराइजेशन ऑफ लेटेंट हीट, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वेपराइजेशन को भी से, लेटेंट हीट ऑफ भी। अब समझ में आ गया ना। तो अभी मैं अगर आपको लिखूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी हिंदी और इंग्लिश में इसको पहले लिखते हैं, इसका मतलब ये है क्या, LH, इस जो F मैंने लिखा इसका मतलब ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या आप मेल्टिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप मेल्टिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है क्या भाई, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, गलन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि ये वो ऊष्मा है, क्या कर रही है भाई, जो 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पानी में चेंज कर रही है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पानी में चेंज कर रही है। ये वो ऊष्मा है जो 0 डिग्री सेल्सियस आइस को पानी में गला रही है, ठीक है, या पिघला रही है, गला रही है मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, या बदल रही है। और एक है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इंग्लिश में भी इसको मैं लिख दे रहा हूं, ये सारा नोट्स में लिखा हुआ, वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं थी। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसका मतलब होता है क्या, वाष्पन की क्या होगा भाई, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि ये वो ऊष्मा है जो पानी को भाप में बदल देगी, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं, पहले हमें ये बताइएगा। अब एक चीज को समझिए, देखिए जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है, ठीक, अच्छा एक बात बताइएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो सकता है, बर्फ हो सकता है या फिर पानी हो सकता है, हमें बताइए। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो सकता है, बर्फ हो सकता है या पानी हो सकता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो सकता है, पानी हो सकता है या फिर भाप हो सकता है। बताइए भाई, बहुत अच्छा सवाल है, बताइएगा। तो भाई अगर आप ध्यान दिए होंगे, तो ध्यान से अगर आपने देखने की कोशिश की होगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका आइस भी है और 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी है। और ये कब होता है, कौन से ऊष्मा करता है, ये आपका लेटेंट हीट करता है। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सर, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका बर्फ भी हो सकता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी हो सकता है। क्लियर है।
100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो सकता है, पहले हम ये बताइएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे सर पानी भी हो सकता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप भी हो सकता है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप भी हो सकता है। अब दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखता हूं कि कितना आपको अच्छे से चीजें समझ में आया है या आपने कितना अच्छे से ध्यान से चीजों को सुना है या फिर समझा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा ठंडा कौन होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा ठंडा कौन होगा, सबसे ज्यादा ठंडा होगा सबसे ज्यादा कोल्ड कौन होगा, बताइएगा। ऑप्शन ए जो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है वो होगा, ऑप्शन बी जो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी होगा, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे ले ले रहा हूँ, ठीक है, साथ के साथ सबसे ज़्यादा गर्म कौन होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन जाएंगे, वैसे 4 क्वेश्चन बनेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा गर्म कौन होगा, सबसे ज़्यादा गर्म होगा यानी कि सबसे ज़्यादा वार्म कौन होगा, बताइए। ऑप्शन वही होगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो, ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अभी 2 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, पहले इसको हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। पहले बताइए कितना आपको अच्छे से समझ में आया, मैं आपको जरा देखना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सबसे ज्यादा ठंडा कौन होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है या 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी, या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। भाई देखिए जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है, ठीक है, ये मान के चलते 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है। अब आपने इसको क्या किया भाई, हीट दिया है, ठीक है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था, इसको आपने हीट दिया है। और मान के चले कि यह आइस इससे पहले जो था आपका माइनस, वही ग्राफ वाला ही मैं ले रहा हूँ, -10 डिग्री सेल्सियस पे आपका आइस था, ठीक है। इसको आपने हीट दिया, ठीक है, इसको आपने हीट दिया, तब जा करके ये किस में चेंज हो गया आपका भाई, 0 डिग्री सेल्सियस आइस में। ये कौन सा हीट था भाई, आपका सेंसिबल हीट था, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे अभी आपका सेंसिबल हीट के बाद इस पे क्या हो गया भाई, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ सर कि क्या बोल रहा हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है भाई, पानी है, ठीक है। अभी 0 डिग्री सेल्सियस पानी पे क्या हो, कैसे आया होगा भाई, इसको क्या इसमें मिला होगा, लेटेंट हीट मिला होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हीट मिला भाई, सेंसिबल हीट मिला। अब ध्यान से समझिएगा, ये जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पे आया, यानी कि -10 से जब ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे आया, तो इसके पास कौन सा हीट था, सेंसिबल हीट था, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है उसके पास जो ऊष्मा है, कौन सी ऊष्मा है, सेंसिबल हीट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पानी में जब ये बदला, तो इसके पास कौन कौन सी ऊष्मा है, एक तो सेंसिबल हीट भी है, और जब इसको आप 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पे आ गया तो इसको फिर से आपने हीट दिया। तो कौन सा हीट था भाई, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्यों भाई, गलन, मेल्टिंग क्यों, क्योंकि आइस क्या होगा, पिघलेगा। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पानी की मैं बात करूं तो इसके पास कौन कौन सी ऊष्मा है, एक तो सेंसिबल हीट भी है, ये भी है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस आइस के पास क्या था, सेंसिबल हीट था। और फिर इसको क्या दिया गया भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया गया, तब 0 डिग्री सेल्सियस पानी में आया। तो 0 डिग्री सेल्सियस पानी के पास क्या क्या आ गया भाई, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ गया। तो अब बताइए सबसे ज्यादा ठंडा कौन सा होगा भाई, तो इसके पास मात्र एक ऊष्मा है, ठीक है, और इसके पास कितना ऊष्मा है भाई, 2 ऊष्मा है। तो भाई ठंडा कौन होगा, जिसके पास कम ऊष्मा होगी, यानी कि सबसे ज्यादा कोल्ड, सबसे ज्यादा ठंडा कौन होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है। और सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा, तो भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है, कंपेरेटिव, क्योंकि इसके पास ऊष्मा 2 है। समझ में आ गया, तो दोनों का आंसर आप पकड़ लिए भाई। तो सबसे ज्यादा ठंडा कौन होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है। और सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा, तो भाई सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा भाई, ये भी आप पकड़ लिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है। क्यों ऐसा, क्योंकि इसके पास 2 ऊष्मा है, एक तो सेंसिबल हीट भी है और एक आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और इसके पास क्या है भाई, सेंसिबल हीट है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, इसलिए यह ज्यादा गर्म है, इसके पास केवल सेंसिबल हीट है, इसलिए सबसे ठंडा है। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है, सॉरी, आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे भी सेम कि सबसे ज्यादा ठंडा कौन है, ठीक है, सबसे ज्यादा ठंडा यानी कि कोल्ड कौन सा है। ऑप्शन बस चेंज हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका भाप है। क्वेश्चन में दूसरा बस 2 ही ऑप्शन, और सबसे गर्म कौन होगा, इसमें सबसे गर्म कौन होगा, सबसे वार्म कौन होगा, बताइएगा भाई। ऑप्शन सेम है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है, और ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका भाप है। तो भाई यहाँ पर अब आप इस ग्राफ को देखें ना,
100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है उसको क्या मिला था भाई, सेंसिबल हीट मिला था। यानी कि जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है उसके पास कौन सी उष्मा है भाई, केवल सेंसिबल हीट है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे जो भाप है उसके पास क्या क्या, ये सेंसिबल हीट भी है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो सबसे गर्म क्या होगा, भाप। इसीलिए तो बोला जाता है कि गर्म पानी से की अपेक्षा या तुलना में अगर कोई भाप आपके हाथ में पड़ रहा, गर्म पानी गिर रहा, ठीक है, खौला हुआ उबला हुआ पानी आपके हाथ में गिरा दिया गया हो, या फिर आपके हाथ में भाप लगा दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस पे जो भाप है, सबसे ज्यादा जलन किसमें होगा या सबसे ज्यादा नुकसान किसमें होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो भाप है। क्यों, क्योंकि इसके पास सेंसिबल हीट भी है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है, लेकिन इसके पास केवल सेंसिबल। तो सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो भाप है, और सबसे ज्यादा ठंडा इन दोनों में कौन है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है। समझ में आ गया इसका आंसर। तो सबसे ठंडा इसमें पूछेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी, क्यों, क्योंकि इसके पास केवल सेंसिबल हीट है। और सबसे गर्म कौन है, तो भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप, क्योंकि इसके पास सेंसिबल हीट भी है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पे। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मैं तो अभी क्वेश्चन और इसके शानदार शानदार करवाऊंगा, अभी तो मैं आपको बस इतना सा बस बेसिक बेसिक चीजें आपको देते चल रहा हूँ। थोड़ी सी नोट्स में भी हम लोग आ जाते हैं। ये ग्राफ आपको यहाँ पे बनाया गया है। अब ये स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए स्टेटमेंट क्या दिया गया है, इसको एकदम सारे स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए क्या बोला गया, ऊष्मा हमेशा तापमान नहीं बढ़ाती है। बिल्कुल, हमेशा तापमान नहीं बढ़ाती है, कभी कभी बढ़ा भी सकती है अगर वो सेंसिबल हीट है। अगर लेटेंट हीट होगा तो वो तापमान तो नहीं बढ़ाएगी। ऊष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है, नहीं भी, ये भी स्टेटमेंट सही है। सेंसिबल हीट तापमान बढ़ाती है, बिल्कुल सही बात है। लेटेंट हीट तापमान नहीं बढ़ाती है स्टेटमेंट। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है, यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सही बात है। बर्फ के पिघलने पर और पानी के उबलने पर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो आइस था, जब वो पिघलता है 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी पे आता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है आपका, जब ये चेंज होकर 100 डिग्री सेल्सियस भाप आता है, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है ना। और ये कौन से उष्मा के कारण, तो लेटेंट हीट के कारण होता है। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ लिखा गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पे लिख दिया गया जो मैंने बता दिया है। अब आ जाइए भाई यूनिट के बारे में, स्पेसिफिक लेटेंट हीट की यूनिट के बारे में बात किया जाएगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं, पहले वहाँ पे यूनिट में बात करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ अब आपको मैं बतला दूँ पहले। चलिए आ जाइए यहाँ पे जहाँ पे हम लोग थे। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई यहाँ मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं क्या पहले शब्दों में पहले लिखता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगी चीज़ों को, अच्छे से एकदम समझने की कोशिश करिएगा, हर एक टर्म को समझिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। यकीन मानिए अगर मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं जीके, साइंस, मैथ्स या झारखंड जीके तो केवल झारखंड में ही रहेगा। चलिए खैर अभी छोड़ते हैं, उन सारी चीज़ों को समझिएगा जो मुझे अभी आपको समझाना है। पहले मैं सेंटेंस में लिख रहा हूँ, फिर मैं कोड में लिखूंगा। कोड कम समय में कम शब्द में आपको सारी चीज़ें रिप्रेजेंट हो जाएगी। पहले समझना है तो हमें पूरी चीज़ें लिखनी होगी। स्पेसिफिक, ठीक है भाई, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ठीक है, देखिएगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है आपका चलिए इसको मैं अभी आपको, चलिए ठीक है इसको खत्म करते हैं, 80 कैलोरी पर ग्राम। अभी एकदम कुछ आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। पहले हिंदी में सुनिए। पहले स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट, ठीक है भाई, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, ठीक है, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा या फिर विशिष्ट गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन क्यों भाई, क्योंकि फ्यूजन है, या मेल्टिंग भी लिख सकते हैं। विशिष्ट गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, विशिष्ट गलन की गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट गलन बर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा, ऐसे सही होगा, बर्फ की, क्योंकि बर्फ ही ना गलेगा भाई, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, बर्फ की गलन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, ठीक है। उसी प्रकार से एक वर्ड मैं लिख दे रहा हूं, स्पेसिफिक हीट, सॉरी स्पेसिफिक लेटेंट हीट होगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है,
वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का वेपराइजेशन वो कितना होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले लिख दे रहा हूँ भाई, क्योंकि अभी आपको मैं जो लिखूंगा ना, देखिए ये पूरे जो सेंटेंस को मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ, स्पेसिफिक लेटेंट हीट फ्यूजन ऑफ आइस, यानी कि बर्फ की गलन की विशिष्ट ऊष्मा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बस इतना ही लिखूंगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पहले समझाना चाहता हूँ, समझ लीजिए पहले। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, पानी की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। सारा नोट्स में लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा हैंड राइटिंग को इग्नोर करिएगा। इसको लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो कितना होता है 540 का। आप समझिए पहले, ठीक है, पहले इसको समझिए। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है पहले समझिए, 1 यूनिट की बात हो रही है, यानी 1 ग्राम की बात हो रही है, ठीक है। लेटेंट हीट मतलब क्या है सर, वो तापमान चेंज नहीं कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा सर, स्टेट को चेंज कर रहा होगा, ठीक है भाई। और स्टेट चेंज हो रहा होगा, फ्यूजन हो रहा है, गल रहा है, गल रहा मतलब क्या होगा, आइस पिघल रहा होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या स्पेसिफिक यानी 1 यूनिट की बात हो रही है, 1 ग्राम की बात हो रही है। लेटेंट हीट मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा सर, स्टेट चेंज हो रहा होगा, और ये किस में चेंज हो रहा होगा, वेपराइजेशन हो रहा होगा, किसका, वाटर का। यहाँ पे आइस गल रहा है, यहाँ पे पानी का वेपराइजेशन हो रहा है, ठीक है, जो है 540। अब इसको समझिए, यानी ये जो है आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आपका, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो मैंने लिखा आपका 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब क्या है, आप सुनिए ध्यान से, जो मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका आइस है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस का 1 ग्राम को अगर पिघालना है, ठीक है, पिघलना है या पिघलाना है, पिघलाना है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस का कितना मास, कितना यूनिट, 1 यूनिट, 1 ग्राम को अगर पिघलाना है तो कितना ऊष्मा चाहिए भाई, 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। बड़े बड़े क्वेश्चन आप विथ इन सेकेंड में बना रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया। अरे भाई सुनिए, मैंने बताया लेटेंट हीट, तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा, तो ये क्या करेगा भाई, स्टेट में चेंज कर रहा है, आइस को क्या करने कन्वर्ट कर रहा है, पानी में। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस होगा, और वो कितना होना चाहिए, अगर 1 ग्राम है तो उसके लिए कितना ऊष्मा है भाई, 80 ग्राम, 80 कैलोरी, ठीक है। और एक है आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसकी वैल्यू मैंने बताया 540 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब क्या है, ये भी ध्यान से सुनिए। इसका मतलब ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी का कितना यूनिट, 1 ग्राम यूनिट, ठीक है। 1 ग्राम को भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, 540 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। अब ऐसे समझ लीजिए भाई, जैसे ये बर्फ का कोई टुकड़ा है, ठीक है, ठीक है भाई, कितना टेम्परेचर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और ये कितना ग्राम है, मान के चलिए 10 ग्राम है। हमें क्या पता है, इसको अब आप हीट दिए हैं, अब आप इसको हीट देंगे तो कुछ समय के बाद ये क्या होगा भाई, पिघल जाएगा। पिघल के क्या चीज में आ जाएगा भाई, ये आपका पानी में बदल जाएगा, ठीक है। अभी ये पानी में बदलेगा तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, 10 ग्राम ही रहेगा, है ना मेरे भाई। यानी यहाँ पे कौन सी हीट हो गई भाई, ये लेटेंट हीट, और कौन सा फ्यूजन, क्योंकि गला है तो आपसे पूछा जाएगा कि कितना ऊष्मा आपने दिया। तो हमें पता है सर कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस आइस है, बिल्कुल वही है सर, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, और अगर 1 ग्राम वो आइस है तो उसके लिए मुझे 80 कैलोरी ऊष्मा देनी होगी, 80 कैलोरी ऊष्मा देनी होगी। लेकिन है कितना, 10 ग्राम है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है जो 10 ग्राम है, ठीक है। यानी यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ भी 10 से, यानी कि 800 कैलोरी ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी। यानी इसको आपको कितना ऊष्मा देना होगा, कोई फार्मूला यूज नहीं किया आपने, डायरेक्ट बना लिया इस क्वेश्चन को मैथमेटिक्स से। 800 कैलोरी ऊष्मा देना होगा। मतलब क्या किया आपने, देखिए आपको पता था कि 1 ग्राम जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है उसको पिघलाने में मुझे कितना ऊष्मा देना पड़ता है सर, 80 कैलोरी ऊष्मा देना पड़ता, ठीक है। अब आपको जितना भी ग्राम आइस रहेगा, मान के चलिए 10 ग्राम आइस है, तो आप 10 ग्राम यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, तो यहाँ पे भी आप क्या किए भाई, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 800 कैलोरी आपने ऊष्मा दिया, आंसर कर दिया। यानी आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, मास से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही फॉर्मूला भी आपका आ जाता है, Q इक्वल्स टू मास इनटू किससे मल्टीप्लाई किया, 80 कैलोरी, क्या है भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ये एक फॉर्मूला आपका आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यूज करिए या डायरेक्ट ऐसे बनाइए, या अब आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई पानी है, पानी कितना है, 1 ग्राम है, इसको अगर भाप में बदलना तो कितना उसमें चाहिए सर, 500 कैलोरी। अब आपको बोल दिया सर आपके पास पानी 10 ग्राम है, तो भाई कुछ नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस पानी को
अगर 10 ग्राम है उसको भाप में बदलना है तो 540 गुना 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5400 कैलोरी उष्मा आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात को समझिए, यहाँ उष्मा कैलोरी में आपने निकाला, ऑप्शन जूल में रहेगा, तो भाई क्या करेंगे, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल होता है, तो इसको भाई क्या करना है, 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना है। या आपका यहाँ पाया 5400 कैलोरी, तो हो सकता है 5.4 किलो कैलोरी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब आइए मैं आपका एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाइए, देखिए क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 15 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना पानी है भाई, 15 ग्राम पानी है आपके पास। ठीक है, आपके पास 15 ग्राम पानी है, किसका तापमान कितना, 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यानी बॉइलिंग स्टेज में पहुंचा हुआ है, और बोला गया है कि अब उसको आप हीट दे रहे हैं तो उसको चेंज करना है, वो क्या चाहिए होगा भाई, स्टेट चेंज कर रहा होगा। 100 डिग्री सेल्सियस भाप में बदलने के लिए कितना उष्मा आपको देना होगा, ये आपसे पूछ रहा। मतलब क्वेश्चन समझे आपने, आपको पानी दे दिया गया। ठीक है, ठीक है, ये क्या है सर, ये आपका पानी है। ठीक है मेरे सर, ये पानी का तापमान कितना दे दिया गया सर, 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया। कितना पानी है सर, 15 ग्राम पानी है। अब बोला गया है कि अब इसको अगर आप हीट देंगे, ठीक है, अगर आप इसको अगर हीट देते हैं तो अब ये किस में चेंज हो रहा है सर, ये भाप में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ये किस में चेंज हो गया सर, भाप में चेंज हो गया है। भाप में चेंज हो गया, तापमान का कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। पहले बताइए कौन सी उष्मा होगा, सेंसिबल हीट या लेटेंट हीट। तो भाई सिंपल सी बात है सर, लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, भाप में बदल रहा है इसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। तो ये कितना उष्मा की आवश्यकता पड़ी है, तो हमें पता है ना, हमें क्या पता है, हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर 1 ग्राम पानी है तो उसको भाप में बदलने के लिए, भाप में बदलने के लिए हमें 540 कैलोरी उष्मा देनी पड़ती है। और यहाँ पे 15 ग्राम पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर 15 ग्राम पानी है, 15 से मल्टीप्लाई कर दिए तो भाप में बदलने के लिए 540 गुना 15 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होगी। यानी कि 15 चौके 60, 6 15 पचे 75, 6 8100 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होगी। किलो कैलोरी में 8.1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, अब या तो इसको फॉर्मूला से डायरेक्ट बना लेंगे, जैसे कि Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, मास इनटू लेटेंट हीट क्या हो जाएगा भाई, वेपराइजेशन हो जाएगा। मास कितना 15, वेपराइजेशन कितना होता है 540, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना कैलोरी आंसर। जूल में रहेगा तो 4.2 जूल से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अभी इसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अभी हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया, अभी वो बचा हुआ पार्ट है, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। और एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया आपसे, the amount of heat required to convert 5 kg water of 100 डिग्री सेल्सियस into steam at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, क्योंकि बोला गया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे 5 kg जल है। अब यहाँ ध्यान देना आपको कि यहाँ पर केजी दिया गया, ना कि ग्राम दिया गया। ठीक है, और आपको मैंने क्या बताया, स्पेसिफिक यूनिट, स्पेसिफिक हीट की यूनिट कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो कन्वर्ट कर लेंगे, बस यही खेल हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, और 5 केजी आपके पास पानी दे दिया गया है, और बोला गया है इसको भाप में बदलना है, आपको 100 डिग्री सेल्सियस भाप में बदलना है, तो उसके लिए कितनी उष्मा चाहिए भाई। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हमें फॉर्मूला भी हम लोग यूज करके बना लेंगे। पहले आप समझ लीजिए, देखिए आपको पानी दिया हुआ है। ठीक है, ये पानी दिया हुआ है, ये आपका पानी जो है, कितना पानी है सर, ये 5 केजी पानी दिया हुआ। ठीक है, और कितना डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसको आपने हीट दिया है, और हीट दे करके आपने इसको किस में चेंज कर दिया सर, भाप में चेंज कर दिया। भाप में इसको आपने चेंज कर दिया है, कितना डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो भाई पहले बताइए 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये पानी है, ये भाप है, यानी कि ये लिक्विड स्टेट से ये क्या चीज आ गया, गैसियस स्टेट, यानी कि स्टेट चेंज हो गया। यानी कौन सा हीट हो गया सर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्यों, क्योंकि भाप में बदल रहा है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए। ठीक है सर, तो यानी कि पहले तो वो कौन सी उष्मा है सर, यहाँ पे सेंसिबल हीट नहीं है, लेटेंट हीट। अब ये कितना लेटेंट हीट देंगे कि जो पानी है 5 केजी, जो पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो भाप में बदल जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस भाप में। तो भाई ये 5 केजी को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कितना हो जाएगा सर, 5000 ग्राम पानी है आपके पास। और सर आपको क्या पता है, हमें ये पता है ना सर कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर पानी है, और अगर वो पानी 1 ग्राम है, तो उसको अगर मुझे भाप में बदलना है तो उसके लिए मुझे 540 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। और अब आपको बोला गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी तो है,
लेकिन वो क्वांटिटी कितना हो गया सर, 5000 ग्राम हो गया है। मतलब इसको आपने 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया है और अब इसको आप भाप में बदल रहे हैं, तो भाई 540 इंटू 5000 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 5 चौके 20 का 0, 5 25 2 27, इतना कैलोरी ऊष्मा, या आप लिखेंगे 2700 किलो कैलोरी ऊष्मा, ये हो गया आपका कैलोरी। और अगर जूल में पूछा जाएगा तो क्या करेंगे भाई, इसी को आप क्या कर देंगे 4.2 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इतना आपका आंसर आ जाएगा, देखिए। या आप इसको फॉर्मूला से भी डायरेक्ट बना देंगे, हीट कितना चाहिए, मास इनटू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट किसका, फ्यूजन या वेपराइजेशन, तो भाई यहाँ पे भाप में बदल रहा है ना, पानी भाप में बदल रहा है, क्वेश्चन में लिखा है इसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मास 5000 ग्राम है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। ग्राम से ये ग्राम कट गया, 5000 गुना 540, 5000 गुना 540 कैलोरी। यही काम तो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, समझ में आ रहा ना मेरे भाई। लेकिन ये फॉर्मूला आपको, जो 2 फॉर्मूला अभी आएंगे, हम लोग सारी चीज को एक जगह करके रखे हुए हैं आपके लिए, एकदम नोट्स जो बनाया गया ना, देखिए। अब इसको आप भूल जाइए, ठीक है, इसको अभी आप भूल जाइए। अभी ये देखिए ध्यान से, चलिए इसको पहले हम लोग हटा लेते हैं सारी चीजों को। सारी चीजों को मैं अभी हटा रहा हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ आपको लिखा गया ऑल फार्मूला, अभी हम लोग पूरा चीज अभी कवर नहीं किए, इसलिए आपको सारी चीजें समझ में आएगी। जो चीजें हम लोग कवर किए उसमें देखते हैं। लेटेंट हीट देखें, क्यू इक्वल टू क्या होगा भाई, मास इनटू लेटेंट हीट होगा, ठीक है। अब देखना है कि गल रहा है या फिर भाप में बदल रहा है। आइस जो पानी में बदलेगा तो फ्यूजन है, तो क्या हो जाएगा, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसकी वैल्यू भी आपको पता है, क्या हो जाएगा भाई, मास जो दिया हुआ रहेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना, 80 कैलोरी पर ग्राम। और स्पेसिफिक लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन बताएगा तो मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कर लेंगे यूज। लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू कितनी होती है सर, 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। बाकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए अब कल हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग पहले खत्म कर लेंगे। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल मैंने बता दिया है, ठीक है। इसको अभी हम लोगों को कल देखना, ठीक है। तो कल देखिए समझिए क्या है, कल हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखेंगे और उसके बाद सारा न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। टेम्परेचर स्केल का भी कोशिश होगा कर लेने का, हालांकि कल इसमें समय लगेगा स्पेसिफिक हीट को समझने में और उसके न्यूमेरिकल्स को करने में भी, ठीक है। जो भी हो 2 से 3 क्लास में आपका यहाँ खत्म। अभी हीट एंड टेम्परेचर लेके कम से कम 8-10 क्लास चलेगा मेरे भाई, ठीक है। छोटा मोटा पार्ट नहीं है ये, बहुत सारी चीजें अभी हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने अगर देखे तो भाई ये पार्ट खत्म किया, अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ। एक क्लास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में लगेगा, थर्मल कंडक्टिविटी में 1 क्लास लगेंगे, इसमें 1 क्लास लगेंगे, 1 क्लास इसमें लगेंगे, 2 क्लास इसमें लगेंगे, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में 1 क्लास, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर में 1 क्लास, ठीक है। मतलब वही अगर 10 टॉपिक ना 12-13 क्लास लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग प्रैक्टिस, 13-14 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं। बाकी आपको कैसा लगा सेशन है, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मास्टर बैच से ही जुड़िएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आप कक्षपाल, फील्ड वर्कर, दरोगा, सीजीएल आगामी दिनों में इन सारी एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। और इसकी अभी वैलिडिटी आपको 15 मंथ दिख रही होगी आई थिंक, है ना। टेंशन नहीं लेना है, आपका एग्जामिनेशन तक ये एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।